हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज हम यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं, जो किस क्लास के लिए है? कक्षा 10 के लिए है। इसमें हम साइंस के A to Z चैप्टरों को क्या किए हैं, कवर किए हैं। सीरियल वाइज चल रहे हैं। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर आज है साथियों। तीसरा चैप्टर का पहला लेक्चर है, ध्यान दीजिएगा। धातु एवं अधातु। मन से पढ़िए। अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है ना, तो मन से पढ़िए, पूरे जी जान लगा दीजिए कि अब की बार 90 प्लस होना चाहिए। चाहे जैसे रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और एक दिन जीतने का मजा भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ध्यान दीजिए क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। देखिए, पहला पॉइंट धातु एवं अधातु की परिभाषा देखेंगे, ठीक है। इसी में एग्जाम्पल भी देख लेंगे, उदाहरण। धातु का वर्गीकरण देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ना। हाँ, ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये हम खुद अलग से बनाए हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। धातु एवं अधातु के गुण देखेंगे। गुण में भौतिक गुण और रासायनिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। कौन सा धातु सबसे सक्रिय, कई बार पेपर में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे सक्रिय है, ऑप्शन रहेगा, तो हम लोग उसे भी देखेंगे, ठीक है। सक्रियता श्रेणी यानी कि कौन कितना सक्रिय है, ठीक है। फिर पिछले क्लास का प्रश्न, उस पर चर्चा होगी और आज का एक नया प्रश्न हम आपको देंगे, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना रहेगा। ध्यान दीजिए, पहला क्या है साथियों, धातु एवं अधातु की परिभाषा। चलिए ध्यान दीजिए, धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल। धातु की अगर परिभाषा की बात कर लें, धातु की अगर परिभाषा यानी मेटल की परिभाषा की बात कर लें, तो ऐसे तत्व, ध्यान दीजिएगा, ऐसे तत्व कितने हैं? 118। टोटल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। कहाँ पे हैं? आवर्त सारणी में, ठीक है। तो तत्व किसे कहते? तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यानी धातु वे तत्व होंगे जो आसानी से, ध्यान समझिएगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, क्या करके? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यानी निकाल कर धनायन बनाने की क्या रखेंगे? प्रवृत्ति रखेंगे। यानी ये क्या रखेंगे? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे। कौन? धातु साथियों, ध्यान दीजिएगा, धातु क्या करेंगे? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे। मतलब जैसे आपके सामने एक उदाहरण ले लें, जैसे मान लीजिए सोडियम है। क्या है? सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। कितना होता है? 11 होता है। यानी इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन। अच्छा, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 23। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिए, कैसे निकालते हैं, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो समझा दे रहे हैं। ये जो परमाणु क्रमांक होता है ना, उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी परमाणु क्रमांक के बराबर ही क्या होंगे? प्रोटॉन भी होंगे। न्यूट्रॉन क्या करते हैं? ये द्रव्यमान संख्या में से, यानी 23 में से प्रोटॉन की संख्या क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो मिल जाएगा किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमें मेन टारगेट हमारा कहाँ है? केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। कितना है इसके पास इलेक्ट्रॉन? 11 है। कितना है? 11। मतलब इसके पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कक्षाओं में भरे जाते हैं। तो देखिए, जिसके बाहरी कक्षा में जनरली 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी देखिए ध्यान दीजिए, जिसके बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होंगे? ये 101% क्या होंगे? धातु, ठीक है। बट हाइड्रोजन को अभी साइड में रखिएगा ना, इसे अभी साइड में रख रहे हैं, ठीक है। तो जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे और धनायन बना लेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। यहीं पे अधातु भी समझिएगा। जैसे देखिए, बाहरी कक्षा में कितना तक हो सकता है? 3 तक हो गया, 4 भी हो सकता है,
5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी। तो 8 जिसके बाहरी कक्षा में रहेगा ये पूर्ण रूप से क्या होगा, पूर्ण रूप से स्थायी माना जाएगा अकॉर्डिंग टू किसके, बोरबरी के ना, अकॉर्डिंग टू बोरबरी वाले नियम के हिसाब से ये क्या होगा, जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूर्ण रूप से भरा हुआ कक्षा माना जाता है और वो पूर्ण रूप से स्थायी होते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैस यानी अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए जब हम आपको आवर्त सारणी पढ़ाएंगे वहां ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यानी कंडीशन कहाँ तक है, यहाँ तक 1 से लेके कहाँ तक, 7 तक। तो 1 से 3 तक तो हम बता दिए क्या होंगे, धातु वाले, यानी जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो धातु होंगे। और जिनके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7, अच्छा जिसके 7 होगा, ठीक है, बोरबरी ने क्या कहा कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मस्ट है, तो इसके पास 7 है, एक कम है ना, एक किसी से क्या करेगा, छीनेगा, लेगा, तो एक क्या करता है, ये एक माइनस बना लेगा। और 6 वाले को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तब ना 8 होगा, ये 2 माइनस बनाएगा। 5 वाला 3 माइनस बनाएगा। तो देखिए जो आसानी से ऋणायन बनाएंगे, कब ऋणायन कब बनाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तब। अरे कर्ज लीजिएगा तो माइनस, दीजिएगा तो प्लस, तो कर्ज ले रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा, तो जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो अधातु, ये हो गए। ठीक है, अब बचा कौन है, 4 वाला, ये 4 वाला बच गया। तो 4 वाला क्या करता है, प्लस माइनस 4 दोनों बनाता है। ये क्या करता है, प्लस माइनस 4 दोनों बनाता है, इसीलिए इसको कहते हैं उपधातु। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, उपधातु। ठीक है, जो प्लस बनाने की प्रवृत्ति रखा वो धातु, जो माइनस बनाने की प्रवृत्ति रखा वो अधातु, जो दोनों बना ले, मतलब उसके अंदर धातुओं का गुण होगा, अधातु का भी गुण होगा, तो वो क्या कहलाएगा, उपधातु। तीनों की परिभाषा हम यहीं से क्लियर कर दिए। अब उदाहरण देखते हैं। अगर धातु के उदाहरण की बात करें ना, ध्यान से समझिएगा, आवर्त सारणी में लगभग 90 ठो धातु हैं। कितने, 90 धातु हैं। ठीक है, टोटल 90 धातु हैं और 21 ठो क्या है साथियों, 21 ठो अधातु हैं। क्या है, अधातु। देखिए 90 ठो हो गए धातु, लिख लीजिए इसको, लगभग में 90 धातु और 21 ठो क्या हो गए, अधातु। और तब जोड़िएगा तो 9 2 11, 111 हो गया। तो 7 ठो क्या बचा, उपधातु। 7 गो उपधातु है, देख लीजिए, 90 गो है धातु और 21 ठो है अधातु और 7 गो है उपधातु। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो हम धातु, अधातु, उपधातु पे एक ट्रिक वाला वीडियो बनाए हैं। अगर आप देखना चाहें तो विजिट करिए चैनल के पेज पे और वहां से आप देख सकते हैं। इनको पहचानने का बेहतरीन ट्रिक बताए हैं, देख के आप बता देंगे कौन धातु है कौन अधातु है। चलिए, तो धातु की परिभाषा कंप्लीट हो गया साथियों, अधातु को हो गया और उपधातु का। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिएगा, किसके उदाहरण साथियों, धातु के एक साइड लिख दे रहे हैं, अधातु के भी लिख दे रहे हैं और उपधातु के भी। ठीक है, उपधातु में लिख लीजिए जर्मेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, एंटीमनी, विस्मथ, है ना, ये क्या है, ये उपधातु है। ठीक है, अधातु क्या लिख लीजिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन भी लिख दीजिए ना, जो मेन हम लिखते रहे, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद लिखिए आयोडीन, आयोडीन। ये सब क्या है, ये आपके क्या है, अधातु है। जो माइनस बनाएगा सब अधातु है, कोई दिक्कत है, छाट सकते हैं। धातु में क्या है, धातु में लिख लीजिए सोडियम क्या है, धातु है। मैग्नीशियम क्या है, धातु है। एल्युमिनियम क्या है, धातु है। ठीक, लोहा भी क्या है, धातु है। सोना भी क्या है, धातु है। ये सब धातु है। ठीक है, तो ये उदाहरण है आपके सामने। ये हमेशा प्लस बनाएंगे, ये हमेशा माइनस बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे, प्लस माइनस दोनों। अब क्या देखेंगे, ये कंप्लीट। अब धातु का क्या देखेंगे, वर्गीकरण। धातु का वर्गीकरण देखिए, अगर धातुओं को देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। ध्यान से समझिएगा,
एक लौह धातु, एक लौह धातु और दूसरा अलौह धातु। लौह धातु का मतलब बता समझिएगा, देखिए जिसमें आयरन की मात्रा होगी, है दोनों धातु ही, ठीक है, सब प्लस बनाएंगे। जिसमें आयरन की मात्रा होगी यानी लोहे की मात्रा होगी वो लौह धातु, नाम से देखिए लौह धातु, जिसमें लोहा पाया जाएगा। अलौह धातु यानी जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होगी वो अलौह धातु। लौह धातु में कौन कौन है लिख लीजिए, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन एक है। कास्ट आयरन मतलब समझिएगा ढलवा लोहा पिटवा लोहा ना, हाँ कास्ट आयरन, ठीक है, लिख दे रहे हैं हम ढलवा लोहा, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा, ठीक है, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा। और क्या है, एक लिख लीजिए इस्पात, इस्पात, ठीक है। और एक लिख लीजिए क्या है, पिग आयरन यानी कच्चा लोहा, पिग आयरन। ये क्या है आपके लौह धातु हैं, ठीक। अगला देखिए अलौह में, अलौह में जितने इसके बाद जितने धातु है सब किसमें हैं, अलौह में ही है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ठीक, ये सब क्या है, ये सब अलौह धातु हैं। और ये क्या है आपके सामने लौह धातु। तो ध्यान दीजिएगा क्यों बताए हैं इसको, क्योंकि जो ढलवा लोहा है ना साथियों ये भंगुर होता है। अभी धातुओं का जब हम गुण पढ़ेंगे ना, गुण, ठीक है, तो उसमें देखेंगे भंगुरता क्या होती है, आघातवर्धनीयता क्या होती है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अगला टॉपिक यही देखते हैं, धातु एवं अधातु के गुण। धातु एवं अधातु के गुण, पहले किसको कंप्लीट कर ले, धातु के गुण। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आप धातु का गुण देखेंगे ना जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा अधातु के गुण में, ठीक है। चलिए गुण में पहला गुण कौन सा वाला, खाने वाला, कौन सा वाला, खाने वाला, ठीक है। पहले भौतिक गुण देखेंगे, ठीक, फिर उसके बाद रासायनिक गुण, जहां से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं अक्सर भौतिक गुण से और रासायनिक गुण से। अगर पहली बात करें, पहला बात करें तो आप धातु को देखेंगे ना तो खुद सोचिएगा कि इनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। धातु का घनत्व क्या होता है, अधिक। घनत्व का मतलब कि उसके अणु कितने पास पास हैं। तो धातुओं के अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। अगर परिभाषित करें घनत्व को तो कैसे करिएगा कि एकांक का आयतन का जो द्रव्यमान होगा ना किसी वस्तु का, वही क्या कहलाएगा, उस वस्तु का घनत्व कहलाएगा। हम कह रहे हैं कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, यानी 1-1 मीटर का एक घन ले लीजिए, ठीक है, घन, है ना। अब वो घन हो सकता है ठोस भी हो, वो हो सकता है द्रव फॉर्म में पानी भरा हो, उसमें कोई टंकी हो उस टाइप की, गैस भरा हो। सोचिएगा सबसे ज्यादा किसका होगा, ठोस का ही होगा। द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका होगा, ठोस का, यानी ठोस का घनत्व ज्यादा होता है। बट ठोस में भी सबसे ज्यादा किसका घनत्व होता है, धातुओं का। 1 किलो का लोहे का बटखरा देखिए इतना बड़ा होगा, लेकिन 1 किलो पत्थर लीजिए, पत्थर ले लीजिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, लोहे का, ठीक है। घनत्व का मतलब कि कम से कम आयतन में, यानी जितना पास पास अणु जिसके रहेंगे उसका घनत्व उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो धातुओं का घनत्व क्या होता है, घनत्व अधिक होता है, पहला भौतिक गुण, ठीक, घनत्व क्या होता है, अधिक। दूसरा अगर बात करें ना तो ये विद्युत धारा इसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसमें, धातु में, ठीक है, धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तीसरा बात करें धातुएं क्या होती है, ठोस होती हैं। बट एक धातु को छोड़कर, किसको छोड़कर, पारा को छोड़कर ना, पारा को छोड़ दीजिएगा, मरकरी यानी पारा जो थर्मामीटर में क्या होता है, भरा रहता है, ठीक है, उसमें क्या है, वो द्रव अवस्था में होता है ना, वो द्रव अवस्था में होता है। तो पारा को छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी धातुएं क्या है, ठोस होती हैं। अगला अगर देखा जाए तो इनकी आघातवर्धनीयता क्या होती है, आघातवर्धनीयता बहुत ज्यादा होती है, क्या, बहुत ज्यादा। आघातवर्धनीयता क्या होती है, ज्यादा होती है। अभी आघातवर्धनीयता कौन सी बला है, पेपर में कई बार पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी धातु उसको खूब हथौड़ा हथौड़ा से पीटिए और चादर जैसा चिपटा कर दीजिए, ठीक है। कोई भी पदार्थ जिसको जितना ज्यादा चिपटा कर देंगे खराब ना हो, उसकी आघातवर्धनीयता उतने ज्यादा होगी। यानी
किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसे उसे पीट पीट कर चादर के रूप में क्या किया जाए, बदला जाएगा, वह उसका गुण क्या कहलाएगा, आघात वर्धनीयता कहलाएगा। आघात मतलब चोट होता है, कितना चोट वो बियर कर रहा है, यानी कितना ज्यादा सह ले रहा है। पीटते जाएगा फैलते जाएगा। तो सबसे ज्यादा पूछता है किसकी होती है, लिख लीजिए किसकी होती है, सोना की आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा होती है। इसको बहुत महीन पीस सकते हैं, समझ लीजिए। पीसने का मतलब बहुत महीन पन्नी इसकी बनाई जा सकती है। ठीक है, अगली बात करें तन्यता। तन्यता की बात करें ना, तन्यता देखिए, तनाना खिंचाना, यानी पदार्थ का ऐसा गुण जिससे उसे तार के रूप में खींचा जा सके। तार के रूप में खींचेंगे ना तो यह क्या कहलाएगा, तन्यता कहलाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, ये भी किसका, सोना का। एक बार पेपर में पूछा था सोने की तन्यता कितनी होती है, लिख लीजिएगा 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते। सोचिए 1 ग्राम 2 किलोमीटर लंबा तार बनाइएगा, इतना तना जाएगा। ठीक है, तो घनत्व तो अधिक होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठोस होते हैं सामान्यतः, पारा को छोड़ दीजिए। तो आघात वर्धनीयता ठोसों की क्या मतलब, धातुओं क्या होती है, अधिक होती है। तन्यता भी धातुओं की क्या होती है, अधिक होती है। अगर अगला देखा जाए तो इसमें चमक होती है, क्या होती है, चमक होती है विशेष प्रकार की। सोना चांदी को देखिए अलग चमकेंगे। ठीक है, हाँ हीरा को छोड़ दीजिए, हीरा धातु नहीं है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगला देखा जाए, अगर अगला देख लिया जाए तो इसमें विशेष प्रकार की क्या होती है, ध्वनि भी होती है साथियों। विशेष प्रकार की इसमें ध्वनि भी होती है, साउंड भी। पीटिएगा धातु को, लोहा को पीटिए देखिए टन टन की आवाज करेगा, लकड़ी को पीटिए तो डब डब करेगा। आवाज भी क्या होता है, इसमें ध्वनि होती है विशेष प्रकार की। उष्मा की कुचालक होती है कि सुचालक, तो उष्मा की ध्यान दीजिए, उष्मा की सुचालक होती है। सुचालक मतलब हम कह रहे हैं ये धातु का, मान लीजिए एक रॉड है, एक साइड से गर्म करिएगा, ये वाला भी साइड क्या होगा, गर्म हो जाएगा, तो ये उष्मा की चालक हो गई। लेकिन प्लास्टिक को गर्म करिएगा, यहाँ जलने लगेगा लेकिन इधर नहीं गर्म होगा, तो ये क्या होगा, उष्मा की कुचालक हो गई। ठीक है, कुचालक उष्मा नहीं बहेगी, सुचालक उष्मा जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गुण थे किसके, धातु के भौतिक गुण। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कर लीजिएगा तो किसका गुण हो जाएगा साथियों, अधातु का भौतिक गुण, यानी अधातुओं का घनत्व धातुओं की अपेक्षा कम होता है। सुनते रहिए बस। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा एक व्यक्ति को छोड़कर, किसको, ग्रेफाइट को, लिख लीजिएगा, ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी किसी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, पेंसिल की लीड पे पाया जाता है ग्रेफाइट। ठीक है, कहाँ यूज होता है ग्रेफाइट का, जहां पे हाई टेम्परेचर हो वहां पे स्नेहक के रूप में यानी लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। धातु क्या होंगी, ठोस धातु देखिए हमेशा क्या है, ठोस में ही है, पारा को छोड़ दीजिए तो। लेकिन अधातु ठोस में भी होंगी, द्रव में भी होंगी और गैस में भी होंगी। आघात वर्धनीयता इनकी क्या होगी, अधातुओं की कम होगी, किसकी तुलना में, धातु की तुलना में। तन्यता भी क्या होगी, कम होगी, किसकी तुलना में, धातु की तुलना में। देखिए अंतर भी समझ लीजिए, यही अंतर भी है। चमक कम होगी, किसको छोड़ दीजिए तो, हीरा को, हीरा काफी चमकेगा, खतरनाक तरीके से चमकेगा। ठीक है, हाँ ध्वनि भी नहीं होगी। ठीक, उष्मा की सुचालक होंगी, बिल्कुल नहीं, वो उष्मा की क्या होंगी, कुचालक होंगी। जस्ट इसका उल्टा करिएगा। ठीक है, आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक, एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है, छाप लीजिए, अधातु कौन सी द्रव अवस्था में होती है, लिख लीजिए ब्रोमीन। कौन, ब्रोमीन, कई बार पेपर में पूछा होगा। देखिए अधातु में बताया ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, और तो एकलौती ब्रोमीन है जो द्रव में होता है, किसमें, अधातु में, और लिख दिए। ठीक है, तो अब आपके सामने धातु का क्या हो गया, कंप्लीट धातु अधातु का भौतिक गुण। अब धातु का क्या देख लेते हैं, रासायनिक गुण। ध्यान दीजिए, अब धातुओं का क्या देखेंगे, रासायनिक गुण। सबसे मतलब महत्वपूर्ण है रासायनिक गुण, धातुओं का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 1, इसमें सब लिखते चलेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
अगर धातु प्लस अम्ल ले लीजिएगा, ये पिछले क्लास में भी हम करवाए हैं, अम्ल वाला चैप्टर देखिएगा ना, तो अम्ल धातु से क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं, बनाती हैं। ठीक है, तो धातु प्लस अम्ल क्या बनाएंगे, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तीर बनाए मतलब हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल ले लीजिए, चलिए सोडियम ले लिए, एक अम्ल ले रहे हैं क्या, HCl। क्या ले लिए, HCl। तो देखिए लवण में क्या हम बता चुके हैं, H प्लस में टूटेगा और HCl माइनस में। ठीक है, जिनको जिनको ये चीजें नहीं समझ में आती कि कौन प्लस में टूटेगा कौन माइनस में, अब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाइए अलग से, तो हम सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये सोडियम प्लस होता है तो किससे क्रिया कर लेगा, माइनस से, तो क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड लवण बन गया, नमक, प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस बन गई। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना है। ठीक है, इधर देखिए सोडियम एक है, सोडियम एक है, बराबर है, हाइड्रोजन एक है, इधर कितना है, 2 है, कम हो गया। क्या करिए, यहाँ पे आगे 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्लोरीन बताइए कितना हो गया, 2, इधर कितना है, 1, आगे क्या करिए, 2 लगा दीजिए। बट देखिए सोडियम भी अब कितना हो गया, 2 हो गया, तो सोडियम के आगे भी क्या करिए, 2 लगा दीजिए। अब देखिए सब क्या हो गया, बैलेंस, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। ठीक है, तो यानी धातु अम्ल से क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, पहला हो गया। दूसरा अगर गुण देखा जाए, कौन सा वाला, रासायनिक गुण। तो जो धातु होती है ना, धातु जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, धातु का ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा, यह जो धातु का ऑक्साइड बनता है ना, यह जंग लगना कहलाता है, ध्यान दीजिए। चलिए धातु, चलिए कोई ले रहे हैं, चलिए मैग्नीशियम ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए O2, क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट ऑक्सीजन 2 ठो, ऑक्सीजन 1 खो, क्या करिए यहाँ 2 लगा दीजिए। बट मैग्नीशियम अब कट हो गया 2 ठो, यहाँ भी क्या कर दीजिए 2, बैलेंस हो गया। ठीक, अब अपने से भी करिएगा, बेहतरीन तरीके से बनेगा, कुछ करना नहीं है इसमें। तीसरा देखिए, तीसरा जो होता है ना, धातु क्या करती है साथियों, जल से भी क्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। किससे क्रिया करती हैं, धातु जल से क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, कोई भी एक धातु ले लीजिए, चलिए हम क्या ले ले रहे हैं, सोडियम ले ले रहे हैं, और प्लस क्या ले ले रहे हैं, जल, क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड यानी Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ये कैसे बनता है ना, बड़ा समस्या वाला चीज है। आप लोग पिछले साल यौगिक बनाना सीखे होंगे, कक्षा 9 में जब आप पढ़ रहे होंगे कि कैसे यौगिक बनता है, तो याद करिए आप लोग, ऐसे करके Na1 प्लस बनाएगा, O2 माइनस संयोजकता होती है, क्रॉस क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो Na का गुणा 2 में तो Na2O का गुणा 1 में तो हो जाता है। देखिए इसे ही लिख दिया Na2O, ऐसे ही बनता है, हम अलग से नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आप 9 में नहीं पढ़े हैं तो हम क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। आप बताइए, हम अगर हमसे हो सकेगा तो हम यौगिक बनाना आपको सिखा देंगे। चलिए प्लस क्या बनेगा, प्लस अभी बताया हाइड्रोजन गैस साइड में निकल जाएगी, बैलेंस करिए। सोडियम 1 है, सोडियम कितना है 2, यहाँ क्या लगा दीजिए 2। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, हाइड्रोजन कट हुआ है 2, हाइड्रोजन कट हुआ है 2, बैलेंस ये हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक गुण थे किसके, धातु के। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। पेपर में कैसे छपेगा, ऐसे कहेगा कि धातुएं अम्ल से क्रिया करके कौन सा गैस बनाती हैं, धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती, या फिर ऐसे पूछ लेगा क्या होता है जब, समीकरण लिखने के लिए देगा, क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, समीकरण लिखिए। तो क्या करेंगे आप जानते रहिएगा कि धातु अम्ल लेंगे तो एक लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। आप कोई भी समीकरण लिखिएगा, बस बैलेंस जरूर कर दीजिएगा, बस सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये रासायनिक गुण था। अधातु का कोई खास रासायनिक गुण नहीं है, पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता वहां से। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखेंगे क्या हम लोग, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या देखेंगे, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, इंपॉर्टेंट चीज है,
क्यों है? क्योंकि जब आप लोग पिछले वाले चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ रहे थे तो याद करिए एक विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे हम लोग ना। विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, कोई एक तत्व दूसरे यौगिक में से एक तत्व को क्या कर रहा था, साइड में हटा दे रहा था। तो वहां पे हम बताए थे कि आपको हम धातु वाले चैप्टर में बताएंगे कि वो क्यों हटा पा रहा है। एक केस होगा नहीं भी हटा पाएगा, तो वो केस आप यहीं से समझेंगे, कहाँ से, सक्रियता श्रेणी से। देखिए हम सीरियल से लिख रहे हैं, ये सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है, पहले पोटेशियम रहेगा सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम, यानी सबसे सक्रिय कौन है, पोटेशियम। ये किसी से क्रिया करेगा ना, तुरंत उसको हटा के फेंक देगा, अपने जुड़ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, आपका यहाँ कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ध्यान देते रहिएगा, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक, टीन हो गया और लेड हो गया। ठीक, ये कुछ ऊपर से देखिए महत्वपूर्ण वाले हैं, ये कुछ ज्यादा सक्रिय हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, पोटेशियम, फिर कौन है, सोडियम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद कौन आता है, हाइड्रोजन आता है, कॉपर आ जाता है, ठीक, और फिर मरकरी आ जाती है, और सिल्वर आ जाता है, और सबसे लास्ट में कौन आ जाता है, गोल्ड यानी सोना। ठीक, ये क्या है आपका, पोटेशियम है, ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम है, ये क्या है, सोडियम है, ये क्या है, कैल्शियम है, और ये क्या है, मैग्नीशियम है, और ये क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, ये क्या है, जिंक है आपका, ये क्या है, आयरन, ये क्या है, टीन, ये क्या है, लेड यानी कांच वाला, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या है, कॉपर, और ये क्या है, मरकरी, और ये क्या है आपका, सिल्वर है, और लास्ट में है गोल्ड। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, यही मेन है, जो मेन हम लिख दिए हैं। अगर नीचे से कहाँ जाइएगा, ऊपर, नीचे से कहीं जाइएगा ऊपर, तो सक्रियता श्रेणी क्या होगी, सक्रियता श्रेणी बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, नीचे से कहाँ जाइएगा, ऊपर, सक्रियता श्रेणी बढ़ेगी, मतलब सक्रियता धातुओं की क्या होगी, बढ़ेगी। सक्रियता क्या होगी, बढ़ेगी। कहाँ जाइएगा, तो नीचे से ऊपर, तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन हो गया, पोटेशियम। ऊपर से कहाँ आइएगा, नीचे, सक्रियता क्या होगी, घटेगी। सक्रियता क्या होगी, घटेगी। नीचे से ऊपर जाइएगा, सक्रियता बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आइएगा, सक्रियता घटेगी। सबसे निष्क्रिय कौन है, यानी सबसे निष्क्रिय यानी सबसे कम सक्रिय कौन है, सबसे कम सिल्वर और गोल्ड। यही कारण है कि गोल्ड प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में होता है कौन, गोल्ड। क्यों, क्योंकि ये किसी से कोनो क्रिया नहीं करता है, ठीक है, ये कोई क्रिया नहीं करता, इसीलिए स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में। सबसे क्रियाशील कौन है, पोटेशियम। अगर ऑप्शन में पोटेशियम नहीं दिया तो सोडियम ढूंढिएगा, दोनों नहीं है तो कैल्शियम ढूंढिएगा, ई भी नहीं है तो ई ढूंढिएगा, मतलब आपको ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए उस दिन जो हम एक एग्जाम्पल लिए थे, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम यहाँ लिख दें ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस आयरन लिख दें, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। अब देखिए जिंक यहाँ है, आयरन यहाँ है, कौन सक्रिय है ज्यादा, जिंक सक्रिय है। जिंक क्या है, ज्यादा सक्रिय, किससे, आयरन से। मतलब हाई आयरन इस जिंक को हटा के ऐसा नहीं बना पाएगा कभी, कैसा कि FeSO4 हो जाए प्लस जिंक को साइड में फेंक दे, संभव ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जिंक ज्यादा सक्रिय किससे, आयरन से। आयरन हम क्या कह रहे हैं, एक मजबूत व्यक्ति है, कमजोर है, कमजोर वाला मजबूत को फेंक देगा उठा के, नहीं फेंक पाएगा। तो जिंक क्या है, मजबूत है, आयरन क्या है, कमजोर है ना। ठीक, तो आयरन कमजोर है तो जिंक को नहीं हटा पाएगा, लेकिन तब ये समीकरण क्या माना जाएगा, गलत, ये सही नहीं है, क्योंकि आयरन SO4 के साथ नहीं जुड़ सकता और जिंक को नहीं हटा सकता। तो कौन सा चीज सही हो सकता है यहाँ, अगर यहाँ ये होता है FeSO4 प्लस जिंक होता, तब जिंक आयरन को उठा के साइड में फेंक देगा और SO4 के साथ खुद जुड़ जाएगा कौन, जिंक, और प्लस आयरन को कहां फेंक देगा, साइड में। ये सही है। तो उस दिन हम इसीलिए ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं किए कि आप यहां से देखिएगा, जो ज्यादा सक्रिय रहेगा बाबू वह
कम सक्रिय वाले को हटा सकता है, अन्यथा नहीं हटा सकता। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है कि जो धातु जितना ज्यादा सक्रिय है अथवा निष्क्रिय है उन्हीं को व्यवस्थित ढंग से रखा गया है, यही धातुओं की क्या है, सक्रियता श्रेणी है। इसमें सबसे ऊपर होता है पोटेशियम और सबसे नीचे होता है सोना यानी गोल्ड होता है। तो ये है आपके सामने धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अगर पेपर में पूछ ले तो एक लाइन में यही लिखेगा कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी का तात्पर्य ऐसी श्रेणी से है जिसमें धातुओं के क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है पोटेशियम और सबसे कम सक्रिय धातु है सोना। आप यही वाला सीक्वेंस पेपर में छाप दीजिएगा, साइड में लिख दीजिएगा सक्रियता की बढ़ता क्रम, सक्रियता का घटता क्रम, पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, तो अब साथियों जितना आज क्लास लेना था कंप्लीट हो गया। और आखिरी बात करते हैं कि कल वाले क्लास में क्या क्वेश्चन पूछा गया था और आज क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कल वाले क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट होते हैं उनमें कौन सी वाली गैस भरी होती है। तो हम इसके बारे में अच्छे से बताए थे पहले चैप्टर में कि विकृत गंधिता एक टर्म्स होता है जिसके कारण खाने वाले तैलीय पदार्थ लंबे समय तक रखने पे क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। इसीलिए चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे वो जल्दी खराब नहीं होता है। ये रहा आपका उस दिन वाला क्वेश्चन का आंसर। और आज का एक बेहतरीन क्वेश्चन सुन लीजिए कि सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो जो सोना होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो सोना होता है, ठीक, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, यानी कैरेट में सोने की शुद्धता मापते हैं। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, क्या शुद्ध सोने का आभूषण बनाना संभव है? आप ये बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कल वाली क्लास में प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर साथियों आपको आज ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ये साइंस की सीरीज लगातार प्रगति पे रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।